अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में एक बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान के बारे में। हो सकता है कि पाकिस्तान अपनी 7 दहाइयों की यानी 70 साल की तारीख का सबसे बड़ा सियासी फैसला करने जा रहा हो, पूरा निजाम बदलने जा रहा हो। वो कहानी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। एक इजरायली शख्स है, वकील है, जो आबादकारों का दिफा कर रहा है, यानी मगरबी किनारे में जो सेटलर्स हैं उनका दिफा कर रहा है। तो उसने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया और उसमें उसने जो कहा वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कि सुनिए जरा। One Jewish life, it's 10 million, okay? सुना आपने दोस्तों? उसने कहा कि एक यहूदी की जान 10 मिलियन फलस्तीनियों के बराबर है, 1 करोड़ फलस्तीनियों के बराबर है एक यहूदी की जान। और जब बीबीसी की सहाफी ने कहा कि ये तो नस्ल परस्ती है, तो उसने कहा कि हाँ मुझे पता है, लेकिन ये सच है क्योंकि खुदा ने हमें चुना है। ये मानते हैं कि हम खुदा के चुनिंदा लोगों में से हैं। तो अब दोस्तों यहां पर एक बात मैं आपको साफ करना चाहता हूं कि शायद ये हर इजरायली की सोच ना हो। खुद बीबीसी भी ने कहा है कि बहुत से इजरायली जो है वो ऐसी इंतहा पसंद सोच को रद्द करते हैं, लेकिन ये एक आबादकार की सोच है, एक गैर कानूनी बस्ती का रहने वाला जिसको खुद इजराइल सपोर्ट करता है, जिसके तशद्दुद को कभी काबिल जुर्म नहीं ठहराया गया, जिसको तशद्दुद करने की पूरी छूट दी गई है। वो ये समझता है कि एक यहूदी या एक इजरायली यहूदी की जो जान है वो करोड़ फलस्तीनियों से ज्यादा कीमती है। दोस्तों ये है वो सोच कि जो आज गजा पे बमबारी कर रही है, जो ईरान पे बमबारी कर रही है, जो हर उस अरब मुल्क को खत्म करना चाहती है जो उसकी बदमाशी को नहीं मानता। दोस्तों तो इस वीडियो पे हम आगे चल के बात भी करेंगे। फिलहाल चलते हैं वापस पाकिस्तान की उस बड़ी खबर की तरफ, और इस वीडियो में और भी बहुत कुछ है। अमेरिका की फौज जो है वो ईरान से निपटने के लिए ख्यालों से खाली हो चुकी है। जुमला कितना अजीब लगा होगा ना आपको। बेसिकली अमेरिका की फौज ने कहा है कि जनाब हमें आइडियाज चाहिए, हमें आइडिया चाहिए कि हम ईरान को और किस तरह मार सकते हैं, हमें समझ नहीं आ रही। यह हकीकत है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। और फिर मगरबी मीडिया अब खुद ट्रंप से कह रहा है कि हुजूर अपनी शिकस्त कबूल कर ले, खुद ट्रंप का अपना मीडिया। तो आइए नाज़रीन आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक दरख्वास्त जो कि हमेशा रहती है कि चैनल को आपने इसलिए सब्सक्राइब करना है कि ये स्टफ जो आप देख रहे हैं ये आप भी जानते हैं, आपको कहीं और नहीं मिलेगा। सब्सक्रिप्शन कीजिए। और फेसबुक पर मैंने स्पेशली आपके लिए लाइव आना शुरू किया है, जहां पर मैं आपकी लाइव कॉल्स लेता हूं, तो आपने उसको सब्सक्राइब भी करना है। सिर्फ फॉलो नहीं करना पेज को, सब्सक्रिप्शन का बटन भी दबाना है, तभी आप कॉल में शामिल हो पाएंगे। पाकिस्तान, ये बात कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तब्दीली पे संजीदगी से गौर किया जा रहा है, और इसकी शुरुआत जो है वो वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयान से होती है। इस्लामाबाद का इकोनॉमिक समिट था, जहां पे उन्होंने खुलेआम कहा कि ये निजाम जिसमें हम जी रहे हैं गिर चुका है, खत्म हो चुका है। चाहे लोग माने या ना माने, सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। अगर यही निजाम चलता रहा तो 10 साल बाद भी हम इन्हीं मसलों पे बात कर रहे होंगे। अब समझिए ये कोई मामूली बात नहीं है। एक मौजूदा वजीर खुद कह रहा है कि मुल्क का निजाम नाकाम हो चुका है, और उसका हल क्या है। 2 बड़ी तब्दीलियां जो ज़ेरे गौर हैं, जो रिपोर्ट की जा रही हैं। पहली, नए सूबे बनाना। अभी पाकिस्तान में 4 सूबे, आप सबको पता है। ये सूबे इतने बड़े हैं कि हुकूमत आम आदमी तक ठीक से पहुंच नहीं पाती। नकवी साहब का कहना है कि इन्हें छोटे छोटे यूनिट्स में तब्दील किया जाए ताकि हुकूमत लोगों के करीब आए, उनके मसले जल्द हल हों। और इस बात की हिमायत कई सियासी जमातों ने भी कर दी है। एमकेएम, हजारा तहरीक, इसके लोग शामिल हैं। और दूसरी तब्दीली जो सबसे बड़ी तब्दीली है, जिसके बारे में हमें नजर आ रहा है कि ये करने क्या जा रहे हैं। दोस्तों कुछ हलकों में यह बात हो रही है कि पाकिस्तान अपना पूरा निजाम लपेट देगा, मौजूदा पार्लियामेंट्री निजाम की जगह प्रेसिडेंशियल यानी सदारती निजाम आएगा। अब इन दोनों में फर्क को समझिए। मौजूदा निजाम में आप अपने इलाके का एमपी चुनते हैं, और फिर वो एमपी आगे जाके वजीर आजम चुनता है, यानी आप वजीर आजम को सीधा नहीं चुनते। लेकिन प्रेसिडेंशियल निजाम में अवाम अपने सदर को सीधा अपना वोट देकर चुनती है। और यहां पर जो असल बात है कि नकवी साहब खुद कह रहे हैं कि वो अभी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात कर रहे हैं,
प्रेसिडेंशियल निजाम की बात अभी सिर्फ टीवी प्रोग्राम्स और सियासी हलकों में हो रही है, कोई सरकारी कानूनी पैकेज अभी सामने नहीं आया। लेकिन जिस तरह मुल्क की सबसे ऊंची सतह पे सिस्टम को रीसेट करने की बात की जा रही है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इशारा है। अवाम का जहन तैयार किया जा रहा है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो लाया जाएगा। अब इस प्रेसिडेंशियल सिस्टम में किसकी कितनी जगह है? क्या इमरान खान को जगह मिलेगी इसमें? हमें नहीं पता, क्योंकि इमरान खान तो पाबंद सलासिल है। बाकियों को पार्लियामेंट्री निजाम में किस तरह लाया गया आपको पता है, फॉर्म 47 आपके सामने है दोस्तों। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम कितना आसान होता है रिग करना या कितना मुश्किल होता है, इस पे मैं आगे चल के वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि कौन सा ज्यादा आसान है। आपने इसलिए सब्सक्राइब करना है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में रिगिंग धांधली आसान है या जो मौजूदा पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसमें धांधली आसान है? मैं तो वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में सदारती निजाम होना चाहिए, और कौन सा निजाम ऐसा है कि जिसको धांधली से अपनी तरह से ट्विस्ट किया जा सकता है, मरोड़ा जा सकता है। दोस्तों समझ आ गई? अब मैं आगे बढ़ता हूं नाजरीन। हिंदुस्तान, जो लोग हमें हिंदुस्तान से देख रहे हैं, जेंजी तहरीक का जिक्र आया, आपको पता है कॉकरोच तहरीक का जिक्र आया, और अगर नौजवान एक हो जाए तो हमने देख लिया है कि हिंदुस्तान के अंदर कितनी बड़ी तब्दीली आई है। पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में हर किसी की अपनी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद है और वहां पर सबका एक होना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े वाकयात हो गए, हम एक नहीं हो पाए दोस्तों। चलो ये तो पाकिस्तान की बात है, आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की हालत बयान कर देता हूं आपको। CNN ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दी है और वो हैरान कुन है। अमेरिका की सेंटकॉम यानी वो कमांड जो ईरान के खिलाफ जंग चला रही है, उसके एक सीनियर अफसर ने एक ईमेल भेजी है। किसको? फौजी तजियाकारों के एक बहुत बड़े गिरोह को। और उस ईमेल में क्या लिखा था कि हम ईरान पे दबाव डालने और उसको सजा देने यानी उस पर हमले करने के नए तख्लीकी और गैर रिवायती तरीके तलाश कर रहे हैं। इसका मतलब पता है क्या आपको? कि पहले वाले तरीके जाया, खत्म, कुछ नहीं मिला उनसे। अब जरा सोचिए, दुनिया की सबसे ताकतवर फौज अपने ही लोगों को ईमेल्स कर रही है कि भाई कोई नया आइडिया दो, पुराने आइडियाज फेल हो गए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक इम्तिहान में सबसे होशियार समझे जाने वाला स्टूडेंट अपने साथियों से पूछे कि जनाब ये जरा सवाल का जवाब तो बता दीजिए, जरा नकल करा दीजिए। और खुद फौजी अफसरों ने कहा है कि ईमेल से ऐसे आइडियाज मांगना बहुत गैर मामूली बात, ऐसा आमतौर पर नहीं होता है। और इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब यह है कि अमेरिका के पास जो रिवायती तरीके थे यानी हवाई हमले, वो सब नाकाम हो चुके हैं। और CNN के मुताबिक अमेरिका की अपनी 2 बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज CIA और DIA, गूगल कर लीजिएगा, दोनों ने अलग अलग कहा है कि ये जो बमबारी हो रही है इससे ईरान झुक नहीं रहा है और मजबूत हो रहा है। और जमीनी फौज भेजना वो इतना बड़ा खतरा है कि ट्रंप उसे बार बार रद्द कर चुका है खुद। तो अब अमेरिका एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसके सारे पुराने रास्ते बंद हो चुके हैं। और वही सेंटकॉम जो कभी दहशत बरसाता था, दहशत की अलामत समझा जाता था अफगानिस्तान और इराक के ऊपर, वो आज ईमेल्स पर आइडियाज मांग रहा है। और इसका ताल्लुक उस कहानी से है दोस्तों जो हमने पिछली वीडियो में शुरू की थी कि ट्रंप ने ईरान पे एक बहुत बड़ा हमला आखिरी वक्त पे रोक दिया। अब यहां पर वीडियो जरा और इंटरेस्टिंग होने जा रही है, आपने मेरे साथ रहना है। उसकी एक नई तफसील मेरे सामने आई है जो कि मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। तजियाकार हैं, बल्कि तजियाकारा हैं पैट्रिशिया मैरन्स, वो इसको बड़े अच्छे से खोल के दिखाती है कि उनके मुताबिक ये सिर्फ एक फोन कॉल नहीं थी, ये एक अल्टीमेटम था। किसकी तरफ से? मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से। उन्होंने ये अल्टीमेटम सिर्फ सऊदी अरब की तरफ से नहीं दिया बल्कि पूरे खलीज की तरफ से दिया था। अब समझिए इस कॉल में हुआ क्या। MBS ने ट्रंप को 2 बातें समझाई कि बाबू, पहली बात तो ये, अगर अमेरिका ईरान पर हमला करेगा तो ईरान जवाब में गल्फ के तेल के ठिकानों पर हमला करेगा और उससे जो आलमी तेल की कीमतें हैं वो तबाह हो जाएंगी। ये दूसरा ज्यादा अहम है। मैरिन्स कहती है कि MBS ने ट्रंप को इशारों में याद दिलाया कि गल्फ के मुल्कों ने ट्रंप के दौर में अमेरिकी कंपनियों के साथ 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर्स के मुआहदे किए। जो पहले वाला था वो तो आपको भी पता है कि तेल की कीमतें बढ़ेंगी, ईरान हमला करेगा। ये दूसरे वाला इंपॉर्टेंट था। और अगर गल्फ की मईशतें तबाह हुई तो ये सारे मुआहदे खतरे में पड़ जाएंगे और ये पैसा किसी और तरफ जा सकता है, जैसे चाइना की तरफ। और तीसरी, अगर ट्रंप ना माना
तो ये ममालिक अपनी हवाई हुदूद अमरीकी तैयारों के लिए बंद कर देंगे। यानी ट्रंप ईरान पे हमला करना चाहे तो उसके पास रास्ता ही नहीं बचेगा। और खुद ट्रंप ने एयरफोर्स वन पे सहाफियों से इसकी तस्दीक की। उसने कहा कि मैंने एमबीएस से पूछा आप क्या चाहते हैं, हमला या डील? तो उन्होंने कहा डील बेहतर है, क्योंकि हमला कहा ले जाएगा ये कोई नहीं जानता। यानी दोस्तों ये फैसला ट्रंप ने अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि ये दबाव में किया है उन मुस्लिम ममालिक की तरफ से। और अब मैं आपको इजराइल की तरफ लेके चलता हूं। ये एक बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी फेवरेट स्टोरी थी जो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूं दोस्तों। एक ऐसे तज्जिए की तरफ लेके चलता हूं जो नेतन्याहू की पूरी सियासत को नंगा कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तज्जिया किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि इजराइल के अपने अखबार, सबसे बड़े अखबार हैरेट्स ने किया है। हैरेट्स का सरनामा, उसकी जो सुर्खी है वो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कहता है नेतन्याहू को इजरायलियों को खौफ में रखना जरूरी है। It is important for Netanyahu to keep Israelis in a mode where they keep on thinking what's going to happen next. वो अकल से सोचना शुरू कर देंगे। अगर इजरायलियों को खौफ से निकाल लिया नेतन्याहू ने, वो सोचना शुरू कर देंगे। जरा इस जुमले की गहराई देखिए। हैरेट्स कह रहा है कि नेतन्याहू की पूरी सियासत एक चीज पे खड़ी, खौफ। और हैरेट्स की दलील यह है कि जब तक लोग डरे हुए रहते तब तक वो नेतन्याहू को वोट देते रहते हैं, लेकिन जिस दिन लोग खौफ से निकलकर अकल से सोचना शुरू कर देंगे उस दिन वो उसकी हुकूमत को रद्द कर देंगे। और हैरेट्स एक तारीखी मिसाल देता है 1996 का इलेक्शन। उस वक्त नेतन्याहू के मुकाबले में दूसरा उम्मीदवार जो है वो आगे था, लेकिन उस वक्त खुदकुश हमलों की एक लहर आई थी और नेतन्याहू ने उस खौफ को इस्तेमाल किया और वो जीत गया था। और हैरेट्स कहता है कि तब से अब तक ये उसका पसंदीदा हथियार बन गया। जब भी उसका असल दुश्मन कमजोर पड़ जाए तो वो नया खौफ पैदा करता है। और ये इलेक्शन अक्टूबर 2026 में है, सिर्फ 3 महीने दूर है। और पोल में नेतन्याहू इस वक्त मुश्किल में नजर आ रहा है। जो पोल होते हैं ना, प्री इलेक्शन पोल्स, उस पे तो अब आप समझ सकते हैं कि वो जंग को खत्म क्यों नहीं होने देता। क्योंकि जिस दिन जंग खत्म हुई और खौफ खत्म हुआ उस दिन शायद उसकी सियासत भी खत्म हो जाएगी दोस्तों। और इस सब के बीच एक ऐसी आवाज जो खुद मगरिब से आई है, फॉरेन पॉलिसी। ये बहुत बड़ा मैगजीन है मगरिब का। ये अमेरिका का एक ऐसा मैगजीन है कि जिसको सबसे मोतबर समझा जाता है। और उससे ट्रंप को एक मशवरा दिया। ये मशवरा काबिल गौर है। उसका जो सरनामा है वो कुछ यूं है, ट्रंप को शिकस्त को इज्जत से कबूल करने का फन सीखना चाहिए। कितना खूबसूरत जुमला लिखा है। ट्रंप शुड लर्न द आर्ट टू एक्सेप्ट द डिफीट। अब समझिए ये कितनी बड़ी बात है। अमेरिका का अपना मैगजीन अपने ही सदर से कह रहा है कि भाई अब हार मान लो। और फॉरेन पॉलिसी की दलील बड़ी गहरी है। वो दलील के साथ बात कर रहा है। वो कहता है कि लंबी जंगों में सब कुछ जीतने की जिद अक्सर नुकसान का सबब बनती है, लंबी जंगों में। और उन्होंने मिसालें दी, वियतनाम, इराक, अफगानिस्तान, हर जगह अमेरिका ने मुकम्मल फतह का ख्वाब देखा और हर जगह आखिर में भारी कीमत चुकाना पड़ी। और उसका मशवरा यह है कि ट्रंप को एक ऐसा हल निकालना चाहिए जिसमें दोनों फरीक जीत का दावा कर सके। यानी ईरान को कुछ रियायतें दो, होर्मुज़ खुल जाएगी और जंग खत्म हो जाएगी। और फॉरेन पॉलिसी का असल जुमला सुनने के लायक है। वो कहता है कि असल ताकत यह है कि वक्त पर रुक कर कम से कम नुकसान के साथ एक काबिल कबूल अमन हासिल किया जाए। जो लोग सिर्फ जीत की बात करते हैं वो हकीकत से आरी होते हैं। यानी दोस्तों अब अमेरिका के अंदर से यह आवाज उठ रही है कि यह जंग जीती नहीं जा सकती। और अब आखिर में वापस चलते हैं उस कहानी की तरफ जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था। वो इजरायली वकील यहूदा शिमोन है इसका नाम। अब तक आपने उसकी सोच का एक झलक देखी, अब उसकी पूरी बात समझिए। यह इंटरव्यू बीबीसी के सहाफी लूसी विलियमसन ने लिया था और उस वक्त हुआ जब मगरबी किनारे में आबादकारों का तशद्दुद अपने उरूज पर, अपने इंतहा पर था। शिमोन एक गैर कानूनी बस्ती में रहता है और उस बस्ती के एक गार्ड की मौत के बाद उसने कहा कि अब हमें आसपास के फलस्तीनी गांव तलसरा, जीत और फराता, इन सब लोगों को खुलेआम कत्ल करना होगा। ये काम शहरी कह रहे हैं, फौजी नहीं है। और फिर उसने वो जुमला कहा जो आपने शुरू में सुना कि एक यहूदी की जान 1 करोड़ फलस्तीनियों के बराबर है। और जब सहाफी ने पूछा कि फलस्तीनियों के पास क्या रास्ता आया, तो उसने कहा कि या तो वो इजरायली हुकूमत को कबूल कर ले या किसी और अरब मुल्क में चले जाएं या फिर मरने के लिए तैयार रहें। अब दोस्तों यहां 2 बातें समझना बहुत जरूरी है। पहली ये
کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر یہودی کی سوچ ایسی ہوگی، خود BBC بھی کہہ رہا ہے کہ بہت سے یہودی اس بات کو کنڈیم کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس پوری جو اس نفسیات ہے اس شخص کی، اس کو آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ جو نفرت اس وکیل اس شخص کے دل میں ہے، وہ نفرت ہمیں اکثر اسرائیل کے اس رویے میں نظر آتی ہے جب وہ مسلمانوں سے ڈیل کر رہا ہوتا ہے، جب وہ فلسطینیوں کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ دوستو یہ سوچ چاہے ایک شخص نے بولی ہے، لیکن آپ کو ہر جگہ ایک عملی شکل میں نظر آئے گی۔ بن غویر کو دیکھ لیں آپ، جو ان کا منسٹر ہے، انتہا پسند منسٹر ہے، جو کہتا ہے کہ فلسطینی قیدیوں پہ مگرمچھ چھوڑنے جانے چاہیے۔ یہ آپ نے سن لیا، یہ اس سوچ کی ہی بنیاد ہے جس کی وجہ سے آج اسرائیل اپنے ہر آس پاس کے پڑوسی سے لڑ رہا ہے۔ اس کو امن چاہیے ہی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے اس سوچ کی وجہ سے دوستو، جس کو نسل در نسل جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔